हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मोहिनी वालिया और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज आपके यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 के लिए 40 डेज फाउंडेशन मैराथन। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं बल्कि क्रैक करने के लिए आए हैं और इस बार आपका टारगेट सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि जेआरएफ है, तो आज की हमारी क्लास आपके लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होने वाली है, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हमारी 40 डेज फाउंडेशन मैराथन, जहां हम जीरो से लेकर एग्जाम लेवल अंडरस्टैंडिंग तक पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो भी बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। और याद रखिएगा, नेट एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं आता, बल्कि सिलेक्शन होता है राइट डायरेक्शन, राइट कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंट रिविजन से। तो अगर आप बिगिनर हो या कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं या फिर सिलेबस से आपको डर लग रहा है या फिर अटेम्प्ट में स्कोर आया तो है लेकिन थोड़ा कम आया है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आज की क्लास के बाद आपके साथ यही कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ के बाद आपको ये फील बिल्कुल भी ना हो कि मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा, बल्कि ये फील हो कि नेट तो अब की इस बार करेक्ट हो ही जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का डे 1 ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 फाउंडेशन मैराथन। लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ कॉलेज ऑफरिंग 4 IT कोर्सेज इन पाइथन, जावा, multimedia and AI in 4 Indian states, that is A to D। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर इस सीरीज में, इस टेबल में आपको 4 कोर्सेज के बारे में बताए गए हैं, जिसमें है आपका पाइथन, जावा, मल्टीमीडिया एंड AI। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं A से D तक। ठीक है, ये आपके स्टेट्स हो गए हैं। The table also presents the percentage-wide distribution of the number of colleges in 4 states। ठीक है, यहाँ पर हमारे अलग अलग 4 states हैं, जिसमें हमारे अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है परसेंटेज वाइज। The total number of colleges in all 4 states is 4000। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि टोटल जो है आपके वो 4000 हैं। Based on the data in the table, answer the following question। अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग अब हमें अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास पेपर 1 में एक DI का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, दिस इज मस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको टेबल को ध्यान से पढ़ना है पहले कि आपको टेबल में पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी का आंसर इन्वॉल्व होता है हमारे क्वेश्चन में। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पढ़ लेते हैं तेज़ी लेके आने के लिए, बल्कि आपको करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आपने एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, आपको ये पता चल गया कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है, आधा आंसर तो वहीं निकल गया। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग जावा इन स्टेट बी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, हमने जावा की बात करी है इन स्टेट बी, यानी कि इसकी सेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग मल्टीमीडिया इन स्टेट सी, यानी कि मल्टीमीडिया इन स्टेट सी। हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। गॉट दैट पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है, कि हमें किसका किस पर परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जो पहले दिया है उसको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग जावा इन स्टेट बी। तो टोटल कॉलेजेस कितने हैं आपके पास, 4000। उसमें जावा का सेक्शन कितना है, ये देखिए, पहले आपका है स्टेट बी में आपके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 15 में भी आपका सेक्शन कितना है, 92%।
ठीक है। अब इसका परसेंटेज हमें निकालना है किस पर, मल्टीमीडिया पे, यानी कि इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग मल्टीमीडिया इन स्टेट सी। तो टोटल स्टूडेंट्स यहां पर भी देखे जाएंगे कितने, 4000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीमीडिया का सेक्शन है 20%, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीमीडिया का सेक्शन कितना है इन स्टेट सी, इट्स 84 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपने ये इक्वेशन बनानी सीख ली तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आपको इस स्टेज पर क्या करना है, पहले तो आपको ये इक्वेशन बनाने के लिए बहुत ही ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्योंकि एक भी डिजिट अगर इधर से उधर हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दोबारा देखते हैं हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई है। सबसे पहले उन्होंने बोला है नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग जावा इन स्टेट बी। हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने देखना है कि जो हमारे जावा स्टेट बी में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके यहाँ पर, कॉलेजेस, टोटल कॉलेजेस हो गए 4000। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि स्टेट बी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस कितना है, 15%, निकाल दिया हमने 15%। ठीक है, ये तो पूरे बी स्टेट का आ गया। अब इस पूरे बी स्टेट में से हमें जावा लेना है, तो जावा का कितना हो गया, 92%। ठीक है, अब हमें निकालना किस पर है, मल्टीमीडिया इन स्टेट सी। तो हमने डिवाइड किया 4000 मल्टीप्लाइड बाय स्टेट सी का सेक्शन है आपका 20% कैलकुलेट किया, और उसी में ही हमने स्टेट सी में हमने कैलकुलेट कर दिया मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया का सेक्शन कितना है, 84। ठीक है, अब बस करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे किया जाएगा, 4000 से तो 4000 आपका बार बार कट हो गया। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट हो गया, ये 100 से ये 100 कट हो गया। स्टूडेंट बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, पूरी टेबल को पहले सॉल्व करने बैठ जाते हैं। पूरी टेबल को सॉल्व मत कीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम वेस्ट होगा, और साथ साथ आपकी क्या, यहाँ पर देखिए आपकी कैलकुलेशन पहले ही बहुत छोटी हो चुकी है। कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश कीजिए, बढ़ाइए मत। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी आपकी छोटी होती चली जाएगी आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इसको भी छोटा कीजिए, 5 से कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, अब ये 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया है आपका। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, डिवाइड बाय 84 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल गेट 80.23%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये वाली चीज़ आपके लिए क्लियर हुई होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ यहीं पर ही मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो स्टूडेंट कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो वो पॉइंट हमारी नज़रों में भी आ जाता है कि बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज़ पर दोबारा फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोलता है। एक ही, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक ही DI से आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सेम DI पर आपके अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है इफ M and N represent the total number of colleges offering Python and Java respectively। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो आपका M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथन को, और जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जावा को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन ऑल द 4 स्टेट्स, सभी 4 स्टेट्स में, यानी कि इन सभी का टोटल क्या है, M है, और इन सभी का टोटल
n है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर m को कैलकुलेट करेंगे। तो m हमारा क्या होगा, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हम m को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो m को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि हमारे टोटल कॉलेजेस कितने हैं, 4000 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 4000 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इन 4000 में हम पहले कर रहे हैं पाइथन की बात। ठीक है, तो पाइथन में अगर हम स्टेट ए की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो कितना है, 35% मल्टीप्लाइड बाय पाइथन का सेक्शन कितना है, 86%। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं स्टेट बी की, तो स्टेट बी का सिलेक्शन कितना है, 15% मल्टीप्लाइड बाय स्टेट बी का सेक्शन है 80%। प्लस ऐसे ही हम करेंगे स्टेट सी का, स्टेट सी का सिलेक्शन है 20% प्लस 20% के साथ हो गया 74%। स्टेट डी की बात कर रहे हैं तो 30% मल्टीप्लाइड बाय 68%। ये कौन हो गया, ये आपका m निकल के आ रहा है। ठीक है, अब पहले m को सॉल्व कर लेंगे। जब हमने यहाँ पर 4000 को कॉमन लिया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर में सबके 10,000 आ रहा है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 10,000। ठीक है, अब इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाय 86 इज 3010 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 80 इज 1200 प्लस 20 multiplied by 74 is 1480 plus 30 multiplied by 68 is 2040। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम m को कैलकुलेट कर रहे हैं तो m इज इक्वल्स टू 3 0 से 3 zeros कट 4 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय, इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो वैल्यू वी गेट 7730। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। When we multiply this answer we get 3092। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी m की वैल्यू आ गई है 3092। स्टूडेंट ध्यान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन में कभी भी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकाल कर लाइए। ठीक है, जैसे हमने m निकाला है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर n कैलकुलेट करेंगे। n भी बिल्कुल वही प्रोसीजर के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। 4000 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हमारा कॉमन रहेगा तो स्टेट बी ए के लिए बात कर रहे हैं तो 35% मल्टीप्लाइड बाय 74। अब स्टेट बी की बात कर रहे हैं तो 15% मल्टीप्लाइड बाय 92%। प्लस स्टेट सी की बात कर रहे हैं 20% मल्टीप्लाइड बाय 88%। स्टेट डी की बात कर रहे हैं तो 30% मल्टीप्लाइड बाय 64%। ये आ गया आपका n। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4000 डिवाइड बाय, जैसे हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर 10,000 हमारा सभी के डेनोमिनेटर है, सेम एज विद दिस यहाँ पर भी डेनोमिनेटर में 10,000 ही आ रहा है, तो हम उसको भी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय 74 दैट इज 2590। ठीक है, नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाइड बाय 92, आंसर वी गेट 1380 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 88, आंसर वी गेट 1760।
प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 64, आंसर वी गेट 1920। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 जीरो से 3 जीरोस कट, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7650। 1 जीरो से 1 जीरो कट, आंसर आएगा आपका 3060। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, m माइनस n करना है। m माइनस n, m की वैल्यू है आपकी 3092 माइनस 3060, आंसर आ जाएगा आपका 32। ठीक है, तो यहां पर आपका m माइनस n का आंसर क्या आ रहा है, 32। तो योर डी ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे आपको पढ़ा रही हूँ। धीरे मेरे पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण यही है कि यहाँ पर तो हम अपना टाइम टेकिंग प्रोसेस ले सकते हैं। हम यहाँ पर अपना अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर अगर हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर हमें जल्दबाजी गलती में अगर दिख जाए तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आपके जो की पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होते चले जाएं, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग पाइथन कोर्सेज इज मोर देन 480। तो यहाँ पर भी पाइथन की ही बात हो रही है। इन्होंने बोला है कि हमने ये देखना है कि जो हमारा पाइथन का कोर्स है वो 460 से कितना ज़्यादा है। स्टेट ए में है, बी में है, सी में है, डी में है या सब में है, तो हमें ये बताना है। तो उसके लिए तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्टेट ए का कैलकुलेट करते हैं। स्टेट ए का जब हमने कैलकुलेट किया तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय ए का है 35% मल्टीप्लाइड बाय 86%। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरोस, 1 जीरो से 1 जीरोस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 2 जा 2, 5 जा 5, 7 जा, आंसर वी गेट 504। ठीक है, ए में आपका जो सिलेक्शन आ रहा है स्टूडेंट मतलब कॉलेजेस का वो 504 आ रहा है। बी की बात करते हैं, इट्स 4000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 80%। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। व्हेन वी सॉल्व दिस आंसर वी गेट 480। ठीक है, सी, व्हेन वी टॉक अबाउट सी, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 74%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट हो चुका है। आंसर आ जाएगा आपका 592। ठीक है, अब लास्ट डी की बात करते हैं, डी स्टेट की, दैट इज 4000 मल्टीप्लाइड बाय 30% मल्टीप्लाइड बाय 68%। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरोस का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 816। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा पाइथन कोर्स है उसमें हमें ये बताना है कि 460 से कितने ज़्यादा हैं। ए स्टेट, इज इट मोर देन 460? यस। स्टेट बी, इज इट मोर देन 460? यस। स्टेट सी, इज इट मोर देन 460? यस। स्टेट डी, इज इट मोर देन 460? यस। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऑल द 4 स्टेट्स आर मोर देन 460। तो योर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, और आज का हमारा लास्ट DI क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग AI इन ऑल द 4 स्टेट इज। पहला क्वेश्चन आया है जिसमें AI को पूछा गया है। ठीक है, AI भी नाराज नहीं होना चाहिए।
AI से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम वही करेंगे हम, 4000 को पहले ही कॉमन ले लीजिए। आगे आएगा आपका स्टेट ए की बात कर रहे हैं तो 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइड बाय 100 प्लस 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 84 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 86 डिवाइड बाय 100 प्लस 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा कंप्लीट आ गया है 4 स्टेट्स का। ठीक है, अब इसको सिंपल क्या करना है, सॉल्व करना है। 4000 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में वही सबके 10,000 है, हमने कॉमन ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाय 56 करेंगे तो आंसर आएगा 1960। नेक्स्ट होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 84, आंसर वी गेट 1260। When we multiplied by 20 by 86, answer we get 1720. When we multiplied 30 by 70, answer we get 2100. तो ये हमारा टोटल आ चुका है। 3 0 से 3 zeros कट, 4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7040। 1 0 से 1 0 कट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 2816। तो दिस इज योर आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट जो आपके DI रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके हमें नहीं बताएंगे, अपने फीडबैक्स नहीं देंगे, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ डू कमेंट। सॉरी, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका, इन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग मल्टीमीडिया इन स्टेट सी टू दैट ऑफ स्टेट डी। स्टूडेंट रेशियो में भी बिल्कुल परसेंटेज वाला ही सिस्टम रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें पहले दिया होता है हम उसको न्यूमिनेटर में रख लेते हैं और जो हमें बाद में दिया होता है उसको डेनोमिनेटर में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेशो निकालना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग मल्टीमीडिया इन स्टेट सी। तो सबसे पहले हमें स्टेट सी में जो मल्टीमीडिया का है ये, और मल्टीमीडिया का ही स्टेट डी में, इनके बीच में हमें क्या करना है, एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, यानी कि रेशो निकालना है। तो सिंपल वही रहेगा, सबसे पहले 4000 मल्टीप्लाइड बाय स्टेट सी का सिलेक्शन है 20%, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीमीडिया हो जाएगा 84%, डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय स्टेट डी का सिलेक्शन है 30, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 68%। ठीक है, 4000 से 4000 कट, 100 से 100 कट, 100 से 100 कट, 10 से आपका 10 कट हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा ये आपका, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ठीक है, 28 हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से अगेन 14 एंड 17। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट आया है वो आया है 14 डिवाइड बाय 17। तो योर रेशो, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं, ये फैक्टर आपका लास्ट फैक्टर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या होगा, 14:17। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स DI आपको समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा पेपर 1 है उसमें हमारी टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिट से आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
ठीक है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसका ज़्यादा मेजर रोल रहेगा, क्या किसका माइनर रहेगा। तो आपको सभी यूनिट्स पर फोकस करना है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आएंगे, न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट भी आएंगे, लॉजिकल भी आएंगे, तो आपको सभी पर फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज एन असर्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक असर्शन होता है दैट यूजेस स्पेसिफिक प्रेमिसेस, जो हमारा एक स्पेसिफिक प्रेमिसेस को स्टडी करता है या एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को स्टडी करता है, टू मेक अ ब्रॉडर जनरलाइजेशन, जिसमें हम एक तरह से कह देते हैं कि हम किसी भी चीज़ को देखकर एक भविष्यवाणी कर दें कि हमने पास्ट रिकॉर्ड को देखकर हमने ये जनरलाइज किया कि हाँ, ये वाले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि ये अक्सर होता रहता है, तो अब भी होगा ही। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बाय देयर नेचर, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसके पोजेस सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, उसके होने की संभावना के अकॉर्डिंग, दे आर यूज्ड टू शो द लाइकलीहुड दैट अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम नॉन प्रेमिसेस इज ट्रू। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम एक कंक्लूजन क्रिएट करते हैं कि उसके होने की चांसेस क्या रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट ducks have always come to our pond। हमने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा कि यहाँ पर डक जो है वो आती है हमारे तालाब में घूमने के लिए। तो अब हमने बोला therefore the ducks will come to our pond this summer, कि हर बार आती है, तो इस बार भी जो पॉन्ड है, जो डक है, वो हमारे पॉन्ड में घूमने के लिए आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक हमने इंडक्टिव स्टडी कर ली है, एक हमने इंडक्टिव एनालिसिस कर लिया है कि पहले डक्स हमारे पॉन्ड में आती थी घूमने के लिए, तो इस समर भी आएंगी। तो ये क्या है, ये आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या हो गया, फर्स्ट हमारा कहता है इफ ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। जो हमारा अब इसमें बोला है कि प्रीमिसेस अगर आपका ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, ये तो एक अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट है, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कंक्लूजन क्रिएट करते हैं ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हुए हम यहाँ पर कुछ कर देते हैं, ठीक है। ये हम अपना कंक्लूजन क्रिएट कर देते हैं। इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन कंक्लूसिवली, नो। कंक्लूजन इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंड ऑलरेडी इन द प्रेमिसेस, नहीं, कंप्लीटली तो नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एक ना एक तो वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन लेकर चलना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका एलिमिनेटिव क्या है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा किसके बारे में कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे देखा तो फर्स्ट वन है इज काव्या, ठीक है। काव्या क्या हो जाता है, काव्या एक आपका लिटरेचर है, ठीक है, आप जानते हैं इस चीज को। तो ये क्या हो गया, इट्स अ इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर, पता हो गया हमें। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन हो गया, इसको हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर काव्य किसके साथ हो रहा है, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर के साथ हो रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एनिविक्शी। एनिविक्शी क्या होता है, एनिविक्शी होता है जो कोई एक लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करता है, ठीक है। एनिविक्शी वो एक डोमेन होता है, एक वो सब्जेक्ट होता है जो बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो एनिविक्शी को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं लॉजिक के साथ। उसके बाद आता है आपका वर्ता। वर्ता क्या होता है, वर्ता होता है जो आपके एग्रीकल्चर, आपकी ट्रेड, कॉमर्स या फिर एनिमल हस्बेंड्रीज को स्टडी करता है। तो वर्ता को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं आपके एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स या फिर एनिमल हस्बेंड्रीज को। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी निरुक्ता। निरुक्ता क्या हो जाता है आपका, निरुक्ता आपका हो जाएगा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है, हु स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जो हमारी ओरिजिन या फिर हिस्ट्री को स्टडी करता है या हिस्ट्री के वर्ड्स को स्टडी करता है, दैट्स कॉल्ड एटिमोलॉजी।
और निरुक्ता हमारा वही काम करता है। निरुक्ता की जो बुक है वो उसमें यही चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने उनके डोमेन के या फिर उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मैच किया है। तो स्टूडेंट अगर आपको वहाँ पर कोई एक भी मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग 3 हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे एक ज्वेल की बात की गई है। ठीक है, एक गहने की बात की गई है। उसमें क्या हुआ है, वो 3 हाथों से निकल कर गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास से अगर कोई भी चीज़ ट्रेड कर रहा है अपना मुनाफा नहीं जोड़ेगा, मुनाफा तो जोड़ेगा। तो वो जो मुनाफा जोड़ा गया है एट द एंड, यानी कि सबको मिलाकर उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज बना है वो बना है 65%। ठीक है, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर अर्न 20% एंड 25% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहला था उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने 25 का कमाया। अब हमें ये बताना है कि हमारा थर्ड सेलर ने एक्चुअली कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, सबसे पहले व्यक्ति ने अगर आपका 20% का यहाँ पर अर्न किया है तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1 + 20 डिवाइड बाय 100। ये उसका क्या हो गया, ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, कॉस्ट हो गई उसकी 1 और यहाँ पर उसने अपना प्रॉफिट अर्न किया है 20%। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उसके बाद सेकंड जो आपका सेलर रहा है उन्होंने कितना अर्न किया, 25%, यानी कि 1 + 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब नेक्स्ट सी ने यानी कि थर्ड पर्सन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, अगर हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करें, सपोज कीजिए उसने अभी यहाँ पर x कंक्लूड किया तो 1 + x डिवाइड बाय 100, ये हमारा थर्ड व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब एट द एंड उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 1 + 65 डिवाइड बाय 100, ये हमारा लास्ट निकल के आया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1.2। कैसे आई है इसको एक बार देखिए, 1 + 20 डिवाइड बाय 100, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो 1.2। ये शॉर्टकट्स होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, इनको याद क्या करना है, इसको बस आपको समझना होता है। मल्टीप्लाइड बाय जैसे इसको करेंगे तो 1.25 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 + x/100, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे अभी, इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1.65। ठीक है, अब हमें हमारी वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको इधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। 1 + x/100 इज इक्वल्स टू 1.65 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है और इधर भी आपका क्या है, ये भी आपका 2 डिजिट के बाद है, तो ये कट हो गया है। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर हटाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया है। सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, कीजिए इसको सॉल्व, 5 से कर लीजिए, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, अगेन 5, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 6 = 12, 3 11 2 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है 11 डिवाइड बाय 10। दिस इज योर राइट आंसर। क्या आया है, 11 डिवाइड बाय 10, यानी कि 1 + x/100 इज इक्वल्स टू 1.1। 11 डिवाइड बाय 10 को हम 1.1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेज देंगे, x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1.1 - 1, तो x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू वी गेट 0.1, x इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, डेसिमल हटाया 10, 1 0 से 1 0 कट, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि आपने जो थर्ड सेलर है उसने यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, इट्स 10%।
तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि बहुत ट्रिकी, बहुत लेंथी प्रोसेस है। नहीं, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाया कि आपको किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपके कुछ स्टेप ऐसे रहेंगे जो आपको क्विकली समझ में आ जाएंगे, जिसको आप बहुत ही जल्दी जल्दी में और स्किप भी कर सकते हैं कि जैसे आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई तो हाँ ये वाला स्टेप तो हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। स्टूडेंट आपके पास नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन तो वहाँ पर मानकर ही चलेगा कि कौन सी सीरीज आपकी वहाँ पर फॉलो हो रही है और नेक्स्ट टर्म बताइए या फिर मिडिल टर्म बताइए। कभी कभी तो वो आपसे इनिशियल टर्म ही पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा गया है 124, 148, 196, 268 एंड 364। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म आपका कौन सा है। क्या पूछा है आपसे? नेक्स्ट टर्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है? 24। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, इट्स 48। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं कितना आ रहा है आपका? 8 माइनस 6 2 एंड 16 माइनस 9 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 14 माइनस 8 6 9। गॉट है दिस? अब हमने देखा कि यहाँ पर भी 24 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 24 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 24 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट में भी 24 का ही डिफरेंस होगा। गॉट दिस पॉइंट? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों को टोटल करके आएगा, यानी कि 120। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इन दोनों को टोटल करके आएगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट आपका नंबर क्या हो जाएगा? 484 योर नेक्स्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि जो आपकी सीरीज चल रही है वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो फोकस उसी चीज पर कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है ए 729 ml of a mixture contain milk and water in the ratio of 7:2। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या बोला है कि 729 ml का एक मिक्सचर है जिसमें आपका जो मिल्क और वाटर है वो 7:2 की रेशो में है। अब इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड जिससे कि आपका जो रेशो है नया वो 7:3 बन जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मिल्क और वाटर का हम यहाँ पर रेशो निकालेंगे। तो 729 में हम यहाँ पर देखें तो मिल्क आपका कितना है? 7/9, क्योंकि टोटल तो आपका 9 है ना, और वाटर कितना हो जाएगा? 729 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 567 ml। ठीक है, और जब हम वाटर की कंसिस्टेंसी देखेंगे तो इट विल बी 162 ml। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट होता है तो स्टूडेंट कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा कि ये वाले पॉइंट में समझ में नहीं आया, ये वाले पॉइंट में कोई डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर की चेंज हो रही है, लेकिन मिल्क जो है वो तो सेम कंसिस्टेंसी में है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिल्क का रेशो निकालेंगे। मिल्क आपका यहाँ पर कितना है? 567। ठीक है, अब यहाँ 567 में हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर 7 है वो वहाँ पर भी 7 ही है। ठीक है, अब ये जो 7 अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिटरी मेथड के जरिए अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वाटर की निकालनी है। तो वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा समझिए, ये कंसिस्टेंसी किसकी है? मिल्क की है ना। मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है ना, मिल्क तो कंसिस्टेंसी उसी पे ही है ना,
ये भी 7 था तो वो भी 7 ही है। अब हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हमने किया जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वाटर की चाहिए, हमने यहाँ पर वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है 243 ml। यानी कि जो हमारा नया मिक्सचर है उसमें हमारा वाटर कितना है, 243 ml है। और प्रीवियस जो मिक्सचर था उसमें हमारी वाटर कंसिस्टेंसी कितनी थी, 162। यानी कि अगर हम इसमें से माइनस कर दें इसको तो हमें पता चल जाएगा कि हमने वाटर कितना ऐड किया है। तो हमने यहाँ पर टोटल कितना वाटर ऐड किया है, दैट इज 81 ml। समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, पहले जो हमें मिक्सचर दिया था उसमें से हमने मिल्क और वाटर की कंसिस्टेंसी को सेपरेट कर लिया है। 7:2 की रेशो में था। मिल्क हमारा निकल के आ गया 567 ml, वाटर हमारा हो गया यहाँ पर 162 ml। हमने अब क्या किया है, जो हमारा नेक्स्ट मिक्सचर है उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर की कंसिस्टेंसी चेंज हुई है, मिल्क एज इट इज रहा है। तो मिल्क हमारा कितना है, 567 है, जो कि पहले भी 567 थी, यानी कि 7 रेशो था, तो अभी भी 7 ही रेशो है। हमने यहाँ पर इसको क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, जो हमारा अब हमें रिक्वायर्ड रेशो चाहिए। अब हमें रिक्वायर्ड किसकी जरूरत है, वाटर की। वाटर हमारा रेशो कितना है, 7 है, सॉरी 3 है। हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की तो हमारा नेक्स्ट वाटर कंसिस्टेंसी आ गया है, दैट इज 243 ml। इस वक्त जो हमारा नया मिक्सचर है उसमें हमारी जो वाटर कंसिस्टेंसी है वो 243 ml की है। पहले कितनी थी, 162 ml। तो कितना ऐड किया गया है, दैट इज 81 ml। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 81 ml विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 आपकी क्या कहती है, रोम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। स्टूडेंट समझ में देखिएगा इसको ध्यान से, रोम क्या होता है, इट्स रीड ओनली मेमोरी। एक वो मेमोरी जिसको सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो रोम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, नो इट्स अ परमानेंट मेमोरी। रोम क्या होती है, आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको एक बार लिख दिया है तो बस विदाउट एडिटिंग उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। दैट कैन बी रिटन और रीड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द मेमोरी कैन बी चेंज्ड, नो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, रैम इज अ परमानेंट मेमोरी, नो। रैम का मतलब क्या होता है, इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, जिसको हम, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, सिस्टम पे कोई भी काम किया जा रहा है, जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे और उसमें पावर सप्लाई चलती रहेगी, रैम उसको तब तक होल्ड करके रखेगा। अगर आपने उसको सेव कर दिया तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी, ठीक है। और अगर आपने उसको सेव नहीं किया और पावर कट हो गई है तो वो सब डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसको आप रिटर्न भी लिख सकते हो और रीड भी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या हो गया, रैम इज अ परमानेंट मेमोरी दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम एंड कंटेंट ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी चेंज्ड, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डेफिनेशन तो सही दी है लेकिन अलग अलग दे दी है। फर्स्ट वन जो डेफिनेशन है वो रैम की है और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो रोम की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ। जो मल्टीमीडिया मीडिया मैसेजेस होते हैं वो आपके क्या कंसिस्ट करते हैं, वेरियस लेयर्स किस चीज के लेते हैं, रैशनलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस, पॉलीमॉर्फिक मीनिंग या फिर रेस्ट्रिक्टिव रिचुअल्स। तो पॉलीफॉर्मिक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पॉलीफॉर्मिक स्टूडेंट्स क्या होता है, हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अपीयरेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिक मीनिंग की, तो पॉलीमॉर्फिक आपका क्या हो गया, जिसमें आपके मल्टीपल फोर्सेस होते हैं आपके अपीयरेंसेस की।
जो एक ही चीज़ के अलग अलग तरीके के पहलू होते हैं। अब आपको तो पता ही है, मीडिया मैसेजेस है, एक ही तरीके के बहुत सारे मैसेजेस को अलग अलग तरीके से अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव को दिखाता है। तो वो किस चीज़ को फॉलो करता है? वो हमारी पॉलीमॉर्फिक मीनिंग को फॉलो करता है। ठीक है, वो एक ही चीज़ की यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करता है अपीयरेंसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मीडिया मैसेजेस की, तो वो कौन सी लेयर को फॉलो करता है? इट्स पॉलीमॉर्फिक लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेयर इज चाणक्य सेड टू हैव कंपोज्ड इज अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र को कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है? तो इट्स तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला जो है हमारा, वो इसका फाउंडेशन रहा है। चाणक्य ने जो हमारे अर्थशास्त्र को बनाया है वो तक्षशिला के ऊपर फाउंडेशन करके बनाया है, यानी कि उनकी जो संस्कृत फाउंडेशन थी वो तक्षशिला रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे स्कूल ओरिजिन की, यानी कि जो हमारे स्कूल की फाउंडेशन होती है, स्कूल की जो क्लासेस होती हैं वो किस पर फोकस करती है? इट इज़ डिडक्टिव, इंडक्टिव, फॉर्मल, मटीरियल और इज ऑलवेज लीड फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर ओनली। तो स्टूडेंट ये डिडक्टिव करता है, बिल्कुल करता है। इंडक्टिव स्टडी करता है, बिल्कुल करता है। इज इट फॉर्मल? यस। इज इट मटीरियल? यस। बट इट ऑलवेज लीड फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर ओनली? It is universal to particular but it is not always। अगर यहाँ पे लिखा होता it leads from universal to particular तो फिर भी ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड हो गया है always, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज A, B, C and D all are correct। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता है कि डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, फॉर्मल क्या है और आपका मटीरियल क्या है। तो पहले बात करते हैं डिडक्टिव लॉजिक की। तो डिडक्टिव होता है अगर हम किसी भी जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कंक्लूजन तक अगर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हमने जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कंक्लूजन तक अगर हमने पहुँचाया तो दैट्स कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक। इसी का रिवर्स इंडक्टिव, अगर हम किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल को जनरल एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं तो वो हमारा इंडक्टिव हो जाएगा। फॉर्मल लॉजिक क्या हो जाएगा? फोकस ऑन द स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अगर हम किसी भी पैटर्न पर आर्ग्यूमेंट यानी कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की पैटर्न को अगर हम फोकस कर रहे हैं या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपनी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो हमारा फॉर्मल लॉजिक हो जाएगा। मटीरियल लॉजिक क्या हो जाएगा? जब हम किसी भी एक्चुअल फैक्ट या फिर मीनिंग के ऊपर बात करते हैं या फिर किसी भी ट्रूथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो इट्स मटीरियल लॉजिक। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजिन्स। इसमें हमें बताना है कि हमारे सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सर्च इंजन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा जिस पर जाकर हम अपनी सर्चिंग करते हैं, कुछ भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वहाँ पे डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है। डक डक गो, यस दिस इज अ सर्च इंजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है लेकिन ये हमारा सर्च इंजन होता है। गूगल, यस गूगल तो सभी को पता है। याहू सर्च सब जानते हैं। बिंग बिल्कुल होता है। पिनिट्रेस्ट नहीं होता है। ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक आपकी सोशल मीडिया साइट है जिस पर आप अपनी फोटोज और वीडियोस शेयर कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, दैट इज A, B, C and D विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बोलता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिव इनएफिशिएंसी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से और वो इनएफिशिएंट वे में कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कि उसको हम अच्छी तरह से एफिशिएंसी के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण क्या रहता है? तो उसका कारण क्या हो जाएगा? डिजायर ऑफ पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, नो। एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैमिली रिलेशंस, नहीं। पीयर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। लिमिटेड नॉलेज, अगर किसी के अंदर नॉलेज ही नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस
पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आया है स्टूडेंट, ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं। दे आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर बेस्ड होकर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वन डे अ मैन लेफ्ट हिज होम फॉर अ मॉर्निंग वॉक। एक व्यक्ति सबसे पहले सुबह सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया एंड वेंट 12 किलोमीटर साउथवर्ड। तो उसने सबसे पहले क्या किया, ये उसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां से वो निकला साउथवर्ड की तरफ, साउथवर्ड नीचे है ना, तो नीचे की तरफ गया कितना, 12 किलोमीटर। ही देन टर्न राइट। अब यहां से उसने अपना राइट लिया, ये उन्होंने अपना राइट ले लिया और यहां पर वो कितने किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर उन्होंने यहां पर अपना ट्रैवल किया। अगेन टर्न राइट, अब उन्होंने फिर से अपना राइट लिया और वो कितने किलोमीटर गए हैं, 12 किलोमीटर फिर से गए हैं। देन टर्न लेफ्ट, अब उन्होंने अपना लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉकड 10 किलोमीटर। अब वो फिर से 10 किलोमीटर तक गए हैं। अब यहां पर उन्होंने पूछा है हाउ मैनी किलोमीटर्स द मैन हैज टू वॉक टू रीच स्ट्रेट टू हिज होम। अब उसने पूछा है कि अब उसको अगर वापस अपने घर आना है तो उसको कितने किलोमीटर चलना होगा। 10 किलोमीटर तो ये वाला हो गया और 8 किलोमीटर ये वाला हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट, आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अब वो अपने घर से किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वो है और उसका घर इधर है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर खड़ा है और उसका घर ये है, तो वो अपने घर से किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। ये भी पूछा जा सकता है कि अभी वो जिस डायरेक्शन में खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है, वहां से उसका घर किस डायरेक्शन में है, तो वो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आपके एक ही डायरेक्शन क्वेश्चन से बन सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ कॉग्नियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका कॉग्नियल क्लासरूम जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि कॉग्नियल एटमॉस्फेयर कौन सा हो जाता है स्टूडेंट, जो आपका फ्रेंडली होता है, जो आपको एक तरह से इजी टू आस्क एनीथिंग, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा देते हैं कि जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से जजमेंट नहीं पास किया जाएगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करना, दैट्स कॉग्नियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर। कंडक्टिव एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल होगा। एंगेजिंग इन इंडिविजुअल एफर्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को आपने इंडिविजुअली एफर्ट डालने के लिए छोड़ रखा है, नहीं, यहाँ पे तो कोई कॉग्नियल वो वाली चीज़ नहीं आ गई। सपोर्टिव टीम वर्क, अगर टीम वर्क की बात की जा रही है तो वहाँ पे तो आपका इजी टू सपोर्ट हो ही जाएगा, फ्रेंडली बिहेवियर बनेगा, बिल्कुल। नेग्लिजिबल मूवमेंट इनसाइड द क्लासरूम, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरैक्टिव लिसनिंग, बिल्कुल सही बात है, अगर आप इंटरैक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, जो आपका बच्चा कह रहा है उसकी आप बात सुन रहे हो, तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन ए, सी एंड ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द एक्रोनियम संकल्प इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि संकल्प जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इट्स स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसकी फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन। स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे, तो प्लीज़ इसको याद कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द टीचर कंक्रीट मैथड। टीचर कंक्रीट मेथड होता है स्टूडेंट जहां पर हमारा टीचर फोकस करता है स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करने में, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जहां पे हमारा स्टूडेंट बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल एक इजी टू एनवायरनमेंट में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपकी बात को 1-to-1 कम्युनिकेट करता है,
आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेव रखता है। तो इट्स डेमोन्स्ट्रेशन इट्स आउटसाइड, यहाँ पे बात रखिएगा, देखिए ये आउटसाइड की बात कर रहा है, यानी कि जो टीचिंग कंक्रीट मेथड के बाहर की बात है। तो डेमोन्स्ट्रेशन तो होता है, टीम टीचिंग भी होता है, इंक्वायरी अप्रोच नहीं, इंक्वायरी अप्रोच नहीं होता है, लेक्चर मेथड होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये इंक्वायरी अप्रोच जो है ये टीचर कंक्रीट मेथड के बाहर की बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको जो आज हमारे 20 क्वेश्चन थे, जो हमने अपने पेपर 1 पर बेस्ड 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो आपको सीरीज अच्छी लगी है। आज के जो 20 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में इसी पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी सीरीज़ आपके लिए लेकर आएँ, और ये जो 40 डेज़ फाउंडेशन मैराथन हम आपके यूजीसी नेट के लिए लेकर आए हैं, वो अगर आपको लगता है कि आपकी टारगेट में, आपके टारगेट अचीवमेंट में थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।